बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोपोरेशन। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी बड़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। और फिर इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। इवोपोरेशन जिस लफ्ज के आखिर में TION आता है, मतलब इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, तो वो क्या होता है? वो हमारे पास एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है। सो इवोपोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। वो ये कौन सा प्रोसेस है? सो इवोपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इवोपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। नाउ if we explain it, अगर इसकी हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करें तो देखो, इवोपोरेशन इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। एक होता है हमारे पास कंडेंसेशन, मतलब ये वेपर्स कंबाइन होकर लिक्विड बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। जबकि हमारे पास इवोपोरेशन में लिक्विड से वेपर्स बनते हैं। सो वी कैन से दैट इवोपोरेशन इज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन एंड इवोपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो हीट ऑब्जर्व करता है। ऑन द अदर हैंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है, एक्सो मीन आउटसाइड, जो हमारे पास हीट आउटसाइड इन्वायरमेंट को देता है। सो इन एंडोथर्मिक प्रोसेस अ प्रोसेस इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड। सो इवोपोरेशन हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, वाटर लिक्विड स्टेट में अगर 1 मोल ऑफ वाटर को हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें उसे 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या कर रहा है? हीट ऑब्जर्व कर रहा है। सो दैट इज व्हाई इवोपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, इवोपोरेशन हमारे पास किस तरह होती है? ये तो हमने पढ़ा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है और हमारे पास कंडेंसेशन के रिवर्स है, लेकिन ये इवोपोरेशन होती किस तरह है? तो देखिए, लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटली कुछ मॉलिक्यूल्स तेजी से मोशन करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स स्लो मोशन करते हैं। इस पूरे सिस्टम की एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। जस्ट फ्यू मॉलिक्यूल्स इसमें इस तरह होते हैं जिसकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है। अब वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, तो वो सरफेस पर आ जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनके ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके सरफेस से एस्केप हो जाएंगे इन्वायरमेंट में। सो basically this is the process of evaporation. So the molecules having high kinetic energy overcome the attractive forces and escape from the surface. I hope आपको समझ आ गया होगा। देखिए, इवोपोरेशन हमारे पास तमाम टेम्परेचर्स पर होती है। इवोपोरेशन हमारे पास सर्दियों में भी होती है। सर्दी में भी अगर रोड पे पानी पड़ जाए तो भी रोड सूख जाता है। एग्जांपल देता हूँ, आसान सी एग्जांपल है। सर्दियों में भी आप कपड़े धोते हो, तब भी पानी क्या होता है? कपड़े सूख जाते हैं। गर्मियों में भी कपड़े सूख जाते हैं। अब गर्मियों में इवोपोरेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो इवोपोरेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड अकर एट ऑल टेम्परेचर। इवोपोरेशन हमारे पास तब तक होता रहेगा जब तक तमाम लिक्विड ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कपड़े को पानी से धो लेते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कपड़े सूख जाते हैं ना, तो इवोपोरेशन क्या हो रही है? अकर एट ऑल टेम्परेचर। इवोपोरेशन इज अकरिंग एट ऑल टेम्परेचर एंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इवोपोरेशन हमारे साथ मुसलसल हो रहा है, तब तक होता है जब तक हमारे पास वो कपड़े सूख नहीं जाते।
और इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि गर्मियों में हमारे पास कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, अब अहम बात, इवेपोरेशन का कूलिंग। इवेपोरेशन हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब ये सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करेगा। जब ये सराउंडिंग से हीट ऑब्जर्व करेगा, ये प्रोसेस जब हम सराउंडिंग से ये हीट ऑब्जर्व करेगा तो सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग कूल होगा। सो दैट इज व्हाई इवेपोरेशन काज कूलिंग। इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आप गर्मियों में आप पे पसीना आ जाए तो क्या होता है? गर्मियों में हम पे पसीना आ जाता है। पसीना क्यों आता है? हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारे स्किन पर पसीना आ जाता है। वो पसीना हमारे स्किन से हीट ऑब्जर्व करके, जब हमारे स्किन से हमारे बॉडी की हीट ऑब्जर्व करके इवापोरेट होता चला जाता है जिसकी वजह से हमारा स्किन कूल होता जाता है। और अगर इस प्रोसेस को अगर मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाऊं तो जब आपको पसीना आया हो, आप पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो आप ठंड महसूस करोगे। क्यों आप ठंड महसूस करोगे? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज हो गई। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज हो गई तो आपकी बॉडी से हीट लॉस तेज हो गया। जब आपकी बॉडी से हीट लॉस तेज हो गया तो आप कूल फील करने लगते हो। सो दैट इज हाउ इवेपोरेशन काज कूलिंग। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, एक है सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। द फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया। इवेपोरेशन हमारे पास सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन हमारे पास सरफेस पे होती है। सो जितनी हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना एंड इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास बीकर ए है और ये बीकर बी है। बीकर ए का में सरफेस एरिया कम है, कम मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, कम मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप होंगे। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स का कम होगा। अब बीकर बी है हमारे पास। बीकर बी में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप होंगे। सो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आते हैं टेम्परेचर पर। जितना हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी। किस तरह? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम इस लिक्विड मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन कर रहे होते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये ज़्यादा तेजी से सरफेस पर आएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ज़्यादा तेजी पे सरफेस पे आएंगे और ये आसानी से सरफेस से एस्केप होंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो टेम्परेचर की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से दैट इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, अब आते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इवेपोरेशन को इन्वर्सली इफेक्ट करते हैं। देखिए, जिन मॉलिक्यूल्स में जिन लिक्विड में हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उतना हमारे पास उस लिक्विड में इवेपोरेशन कम होगी। आसान सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर एक बंदा है, मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है तो वो बंदा मुझसे आसानी से एस्केप नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ है। मेरे और उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। सही है। अब अगर वो बंदा
अगर उस बंदे को मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ हो तो वो आसानी से जान छुड़ा के जा सकता है, एस्केप हो सकता है। तो इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होंगे। जब मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड होंगे तो मॉलिक्यूल्स सरफेस से इतनी आसानी से एस्केप नहीं कर पाएंगे, हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको वाटर एंड अल्कोहल की। वाटर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। सो अल्कोहल में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर। सो वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको किसी टॉपिक में मसला हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।